साथियों, मेरा विषय है फुले शाह अम्बेडकर आंदोलन में महिला और युवतियों की भागीदारी। साथियों, यह बहुत गंभीर विषय है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को हम बोलते हैं कि वह पूरी तरीके से आज़ाद हो गई है। महिलाओं को सभी तरीके से उनको उनके हक अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन यह बात सरासर झूठ है। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखेंगे तो कहीं भी महिलाओं को इतिहास से यानी 5000 साल पहले से भी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आज़ादी नहीं थी। इसीलिए यह विषय जो मुझे मिला है जो महिलाओं के बारे में, तो मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। साथियों, जब हमें अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है, और ताकत से ही हम क्या करते हैं तो शासक बनते हैं। और हमें शासक बनने के लिए आज की महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह शासक बने। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है अपना इतिहास, जो हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान अपने बच्चों अपने बीबी को खोकर जो हमारे लिए किया है, हमको उस इतिहास को दोहराना बहुत अनिवार्य है, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, 5000 साल पहले हमारे देश में आर्य आए। आर्यों ने आकर हम पर क्या किया, तो हम बोलते हैं कि आर्यों ने आकर हम पर आगमन किया। जी नहीं साथियों, हमारे देश में 3 संस्कृति थी। एक सिंधु संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति और गोंड संस्कृति। यह जो 3 संस्कृतियाँ हैं, इसके जो सिंधु संस्कृति के जो राजा है, राजा बलि, यह बहुत दयावान राजा थे, और इन्होंने बहुत ही दानवीरता से इन्होंने लोगों को जब सिंधु संस्कृति थी उस समय में हमारे देश के सारे लोग, यानी हमारे देश को यह जो भारत है इसको सारे लोग जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप यानी जम्बू यानी होता है हाथी, और द्वीप यानी होता है जगह, यानी ये जो हाथी जैसी बड़ी जगह है, इस हाथी जैसी बड़ी जगह पे उन्होंने क्या किया था, आर्यों ने आकर आक्रमण किया। जब हमारा देश पूरी तरीके से सुख शांति से जी रहा था, उस समय में आर्यों ने आकर हमारे राजा बलि की क्या कर दी, तो कपट नीति से, कूटनीति से उन्होंने हत्या कर दी। अब उन्होंने हत्या कर दी तो आर्य तो आए, तो आर्यों ने क्या किया, अपने साथ में कहीं भी किसी भी महिलाओं को अपने साथ में उन्होंने नहीं लाया था। आर्य जो है वो खैबर खिंडी से आए थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ में महिलाओं को नहीं लाए थे। तो उनको क्या जरूरत है महिलाओं को हक अधिकार देने की, उनको क्या जरूरत है, किसी भी तरीके से महिलाओं को ना तो कपड़े पहनने का अधिकार था, ना तो खाना खाने का अधिकार था, ना तो किसी एक आदमी के साथ में एक महिलाओं को बातचीत करने का हक अधिकार उस समय में आर्यों ने ना तो हमारी महिलाओं को उस समय में बिल्कुल भी नहीं दिया था। और ये जो हक अधिकार जो है, ये हमें उन आर्यों ने बिल्कुल भी हक अधिकार हमको हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। और उन्होंने यह सोचा कि ये तो हमारे देश की है ही नहीं, इन्होंने तो हमने इनको अपने साथ में लाया ही नहीं। इन्होंने क्या किया, जो जम्बू द्वीप है, जो हाथी जैसी बड़ी जगह है, इसी जम्बू द्वीप पर उन्होंने आक्रमण करके यही कि भारत की महिलाओं के साथ में उन्होंने क्या किया, तो रिश्ता बनाया, उनके साथ में संभोग किया, और उन्हीं को ही अपना क्या किया, तो गुलाम बनाने की कोशिश की। अब हम पूरी तरीके से उनके गुलाम बन चुके थे। हम जब वो बोलेंगे उस तरीके से खाना खाते हैं, वो बोलेंगे हमारे शरीर पर कपड़े है, ये कपड़े पहनते हैं, यानी जब वो बोलते हैं उस तरीके से हम क्या करते हैं, उनकी बातों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यह चीज हमको आज भी हमारे देश की महिलाएं यही चीज करती आ रही है, और इसको रोकने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत थी ना। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध है, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, जो अन्याय होता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति करवाए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और उन्होंने क्या किया, तो महिलाओं को, वो जब भिक्षु बन गए तो उन्होंने ओनली पुरुषों को ही नहीं, तो महिलाओं को भी भिक्षुनी बनाया, और अलग अलग जगह पर उनको भेजा गया। और उनकी जो खुद की मौसी थी, जिनका लालन पालन यानी गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है, उनको बड़े से छोटे से बड़ा जो प्रजापति गौतमी ने किए थे, तो उन्होंने उनको भी भिक्षुनी बनाया, और उनके साथ साथ 500 महिलाओं को भी क्या किया, उन्होंने धम्म का
धर्म का नहीं तो धम्म का जो है वह ज्ञान उन्हें दिया, और संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में उन्हें भेजा गया। इस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने महिलाओं को सबसे पहले संधि दी थी आगे आने की, घर से बाहर निकलने की। यही चीज सम्राट अशोक जब है, सम्राट अशोक ने भी यही चीज की है। सम्राट अशोक ने क्या किया, तो उन्होंने सोचा, हम बोलते हैं ना कि जैसे हमको क्या करना है, तो हमको अलग, अगर हमको कुछ अच्छा काम करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या, सम्राट अशोक ने क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, तो अपने ही घर से शुरुआत की। उन्होंने स्वयं तो बुद्ध धर्म अपना ही, बुद्ध के शरण में वो स्वयं तो गए ही, लेकिन अपनी पुत्री जो थी संघमित्रा, इनको भी उन्होंने क्या किया, तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया, और अपने पुत्र महेंद्र को भी उन्होंने उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उनको भेजा था। और यही बात सम्राट अशोक के काल में हमको शिक्षा की प्राप्ति हुई, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार भी सम्राट अशोक के काल में हमको देखने को मिलता है। और सम्राट अशोक ने ही सबसे, अगर तथागत गौतम बुद्ध के बाद में अगर कोई आते हैं तो सम्राट अशोक ही ऐसे एक राजा है जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का लिखने का हक अधिकार उन्होंने हमको दिया था, और उनके हक अधिकारों के लिए उन्होंने, हमारे हक अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की है। और बुद्ध का जो प्रसार प्रसार है वो भारत तक के सीमित ना रखते हुए वह उन्होंने विश्व में फैलाया, और आज महिलाएं उसी के कारण, ये जो दो महापुरुष हुए इन्हीं के चलते आज महिलाएं, आज जो कुछ भी है ये यानी इसी व्यवस्था से वह चालू होता है। उसके बाद में साथियों देखते हैं हम पेशवाई। पेशवाई में देखते हैं तो पेशवाई में क्या होता है, स्त्रियों को ना तो कपड़े पहनने का अधिकार था, आधे नग्न कपड़े, यानी अपने शरीर को पूरे कपड़े भी नहीं मिलते थे उस समय में। हमारे शरीर में क्या होता है, तो हम आधे कपड़े पहनते थे, और हमारा शरीर जो है पूरी तरह से ढकता भी नहीं था। हमको ना तो पेशवा लोगों ने खाने का अधिकार दिया, जबकि हमारी तो हालत इतनी गंभीर थी कि हमारी हालत इतनी गंभीर थी कि हमारे गले में, यानी महिलाओं के गले में भी, चलो पुरुषों के गले में बांधा तो बांधा, लेकिन महिलाओं के गले में भी गुड़गा जो मटका होता है वह बांधा, और कमर में झाड़ू बांधी। अब यह क्यों बांधा, क्योंकि जो हमें जो थूका आता है वो थूक भी हम कहाँ थूकेंगे, तो रोड पर नहीं थूक सकते, क्योंकि उस समय में पेशवाई चल रही थी, तो हमें उस समय में क्या करना पड़ता था, वो जो थूका जो है हमको वहाँ पे मड़के में ही थूकना पड़ता था। और कमर में झाड़ू बांधी, क्योंकि उस समय में हमारी परछाई भी उन मनुवादियों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उन मनुओं के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो हमारे कमर में झाड़ू बांध दिए, ताकि हम जैसे जैसे चलने लगे वैसे वैसे हमारी जो पाँव की धूल है वह खुद हम स्वयं उसे साफ करते चले। और उस समय में तो हमको वेद पुराण पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, हमको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, हमको ना कुछ भी ऐसे, एक भी ऐसा अधिकार नहीं था कि जिससे हम कह सके हाँ मुझे यह अधिकार था और मैंने पेशवा के काल में ये सब कुछ की हूँ। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी पेशवा के काल में हुआ होगा। और जो है उस समय में जब शादी के बाद जो महिलाएं होती है वह शादी के बाद में, आज भी हम यह प्रथा निभा रहे हैं। पहले जैसे एक लड़का और लड़के की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में क्या होता है, हम आज के ज़माने में जानूसा बोलते हैं। उस समय में जब शादी होती थी तो वह जो लड़का है वह क्या करेगा, अपनी जो पत्नी को, यानी जिसके साथ में वह ब्याह रचा रहे हैं, जिसके साथ में वह शादी कर रहे हैं, उस लड़की को क्या करेंगे, एक दिन के लिए, एक रात के लिए उन पेशवाओं को थोपा जाता था। और आज भी हम वही प्रथा निभा रहे हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं, तो पेशवाओं का जो चालन है वह आज भी हम चला रहे। वह कैसे, आज हम क्या करते हैं, लड़की जब शादी करके आती है तो उसे सीधा अपने घर में नहीं लेके जाते, उसे पहले कहीं मंदिर में रखेंगे, किसी के घर में रखेंगे, किसी के स्कूल में रखेंगे, वहाँ पे डीजे लाएंगे, वहाँ पे नाचेंगे। और यही प्रथा आज हम निभा रहे। यानी उस समय में क्या होता था कि वह नाच गाना नहीं होता था, वह डीजे नहीं होता था, लेकिन फिर भी महिलाओं को क्या हो जाता था कि पेशवाओं को बलि जाना पड़ता था। हम बलि बोल सकते हैं क्योंकि उनके साथ में छेड़खानी, हमारी सहमति हो या ना हो, हमारी महिलाओं की सहमति हो या अथवा ना हो, लेकिन फिर भी उनको उनके साथ में बलि पड़ना पड़ता था।
इस प्रथा में महिलाओं को नीच दिखाने का काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। और इसी के साथ में महात्मा फुले, जब पेशवाई काल था उसी समय में महात्मा फुले ने इन सब का विरोध किया। उन्होंने तो सबसे पहले लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया। वो अब शिक्षा का अधिकार, लड़कियों को पढ़ने का, जब घर से बाहर निकालने का अधिकार नहीं था तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार क्या रहेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, इसीलिए अपनी ही जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इनको पढ़ाया। वह महात्मा फुले जी का शिक्षण 7वीं, उस समय में 7वीं कक्षा तक उनका एजुकेशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया और उन्हें कहा कि तुम जाओ और ये जो महिलाएं हैं, ये जो लड़कियां हैं, इनको पढ़ाओ। तो उन महिलाओं ने सावित्रीबाई फुले ने उन जो 6 लड़कियों को अपने स्कूल में बैठाला। अब जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, साथियों, जब यह बात हम सुनते हैं ना तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाते थे उस समय में जो मनुवादी लोग थे, जिनको नहीं, ये मानना ही नहीं था कि लड़कियों ने पढ़ना चाहिए, उन्होंने घर से बाहर निकलना चाहिए या उनको किसी भी प्रकार के सुख सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, उन्होंने सावित्रीबाई के ऊपर गोबर फेंका, उनके ऊपर पत्थर का वर्षाव किया। यह सब कुछ झेलते हुए सावित्रीबाई फुले ने हमको पढ़ने का हक अधिकार दिया। जब सावित्रीबाई के फुले के ऊपर पहले दिन में गोबर का वर्षाव हुआ तो उन्होंने आकर महात्मा फुले से कहा कि मेरे ऊपर ये सब, यानी उन्होंने उस दिन की घटना पूरी बताई। लेकिन महात्मा फुले ने हार नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हमको हमारी लड़कियों को पढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले को फिर दूसरे दिन भेजा। तो उन्होंने अपने बैग में एक साड़ी लेते थे और वह साड़ी लेकर वह स्कूल जाते थे और वो स्कूल में वह पढ़ाने से पहले वहाँ पर चेंज करते थे, उसके बाद में लड़कियों को पढ़ाते थे। इस तरीके से, यानी इतनी दुखद घटना होने के बावजूद भी सावित्रीबाई ने हमको पढ़ाया। और यही तक कि मनुवादी लोग रुके नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो महात्मा फुले हैं इनके घर में जाकर उनके जो पिताजी थे उनको भड़काने का काम किया। उनको महात्मा फुले जी के बारे में बहुत ऐसी बातें बताई कि वो ना पढ़ाए लड़कियों को, उनके लिए स्कूल ना खोले, उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का महात्मा फुले काम ना करें। लेकिन फिर भी महात्मा फुले ने हार नहीं माने और उन्होंने क्या किया, तो हमको शिक्षा देने का, उनके पिताजी ने तो उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको शिक्षा देने का काम किया था और 3 स्कूल उन्होंने हमारे लिए खोले। अब महात्मा फुले ने हमारे लिए पढ़ने का ही अधिकार नहीं, तो उस समय में सती प्रथा थी, उस समय में बाल विवाह होता था। महात्मा फुले के काल में बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी। बच्चों यानी लड़कियों को जन्म से पहले ही उनको मार दिया जाता था, या फिर लड़कियों का बाल विवाह होता था, यानी लड़कियों पेट में ही रहेंगी लेकिन फिर भी उनका क्या कर दिया जाता था, तो उनका विवाह कर दिया जाता था। अब वो लड़की है या लड़का, ये उनको पता न होने के बावजूद भी वह उनका विवाह कर देते थे। यानी ये बाल विवाह, उनको कुछ समझ ना हो फिर भी उनका विवाह उसके साथ में कर देते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए उन्होंने पुनर्विवाह का भी ये निकाला। अब पुनर्विवाह निकालने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब बाल विवाह होता था, यानी 9 साल की लड़की, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, न्यायमूर्ति रांडे जो 32 साल के थे, उन्होंने उनकी पत्नी 9 साल की थी। अब लड़की 9 साल की हुई और लड़का 32 साल का। आप ही सोचिए कि लड़का पहले मरेगा कि लड़की पहले मरेगी। अब ये 32 साल का आदमी 60 साल का होते तक मर जाता है। उसके बाद में ये जो 9 साल की जो लड़की होती है, इसकी उम्र आती है 24, 25, 26, हद से हद 30 तक चले गई तो गई। लेकिन ये जो लड़की उस समय में यानी यंग होती थी, मेरे जैसी या हमारे जैसी, तो यह जो लड़की है यह यंग होती थी, इसकी एज उतनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी रचा दिए जाते थे। और यह लड़की उस समय में यंग होने के बावजूद भी उनको उनको जो था पुनर्विवाह करने का हक अधिकार, उनको सती जाना पड़ता था। अगर
यहाँ आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उस लड़की को क्या करना पड़ता था, अपने बाल केशोपना थी उस समय में, तो वह जो है अपने बालों को उनके बालों को काट दिया जाता था। और उनके बालों को काटने के बाद में यहाँ तक कि नहीं तो जो ये थे क्या बोलेंगे हम उनको, जैसे कि उस आदमी की डेथ हो गई, तो वो डेथ हो गई, उसमें जो सती यानी उसकी जो औरत थी उसको उसके साथ में जिंदा जलाया जाता था। यानी 30 साल के लड़की को 60 साल के लड़के के साथ में जिंदा जलाया जाता, आदमी के साथ में जिंदा जलाया जाता था। यह काय का न्याय है, यह कौन सा हमको हक अधिकार मिलते हैं, यह मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपको पता नहीं, आपको समझ में आते होंगे, शायद आपके नज़र में ये बातें सही होंगी, लेकिन मेरे नज़र में ये बातें गलत है। और इसीलिए महात्मा फुले ने पुनर्विवाह किया और बाल विवाह को रोकने का उन्होंने काम किया था। और बाल विवाह को रोकते रोकते उन्होंने एक काम यह भी किया कि महिलाओं के लिए कि उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला था। उसमें एक काशी नाम की महिला थी, वह प्रेग्नेंट थी, जो विधवा थे। तो उन्होंने उस काशी नाम की महिला, वह विधवा होने के बाद यानी उनका प्रेगनेंसी में उन्होंने क्या किया, तो वह आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो महात्मा फुले ने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें आत्महत्या करने से रोका और उनकी डिलीवरी महात्मा फुले ने की। और उनका जो लड़का हुआ, उस लड़के को उन्होंने अपना नाम दिया और उसका नाम रखा था यशवंत, नाम रखा था। यानी बताओ, एक महात्मा फुले ने हमारा कुछ नहीं किया और आज हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम उनके विचारों को उनको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। यह बात सरासर क्या होती है, तो गलत होती है। और इसी के चलते जब महात्मा फुले जब थे, उस समय में भी हमको मनुस्मृति ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नया अत्याचार करने का उन्होंने काम। यही महात्मा फुले का जो कारवा था, यह जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आगे बढ़ाए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आगे बढ़ाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए सबसे पहले तो संविधान में हक अधिकार लिखे। जो आज हम संविधान नहीं पढ़ते, तो आज हम क्या करते हैं, अलग ही इसमें चले गए हैं। आज हम संविधान की वजह दूसरे कुछ चीज़ों को ग्रहित करते हैं। महात्मा फुले के बाद में शाहू महाराज आते हैं। शाहू महाराज ने आरक्षण दिए हमको। आरक्षण के कारण आज हम शिक्षा ले रहे हैं, नौकरियों में हमारा योगदान है। और उन्हीं के कारण से हम आज जो कुछ भी है वह महात्मा फुले और शाहू महाराज की वजह से ही आज हम जो है इस लेवल तक गए हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो आज ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं था। और माड़गांव के परिषद में शाहू महाराज ने तो अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। अब उत्तराधिकारी उन्होंने किसने चुना, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को। क्योंकि उस समय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यह जो थे 10वीं क्लास उत्तीर्ण थे, यानी 10वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ा था। तो महात्मा फुले को जब पता चला कि बाबा साहब इतने पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने स्वयं जाकर उनको अपने सर का फेटा दिया और कहा कि आज से जो है यह भीमराव तुम्हारा क्या है, उत्तराधिकारी है। यह बात शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कहा। और वही कारवा, वही तथागत गौतम बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, महात्मा फुले और शाहू महाराज का कारवा जो है, यह सारी चीज़ें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में बताई है। संविधान में सबसे पहले अगर बाबा साहब ने विचार किया होगा तो वह है OBC का। OBC के लिए उन्होंने कलम लिखी। उसके बाद में अगर महिलाओं के हक अधिकार की बात करेंगे तो हिंदू कोड बिल जो है वह बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनतों के साथ में उन्होंने हमको दिया। उनका जो हिंदू कोड बिल, बाबा साहब का तो हर एक इसमें विरोध होता था। उनको अगर अगर उनको कहीं पे भी जाना होता था तो वहाँ पे उनका बहुत विरोध था। अगर उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजा जाता था तो वहाँ पे भी उनका क्या होता था, तो विरोध होता था। अब उनका विरोध क्यों करते थे, क्योंकि वह शूद्र जाति के थे। अब हमारे देश में वर्ण व्यवस्था भी ला दी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन
जो ब्राह्मण की महिला है उनको भी किसी भी प्रकार का हक अधिकार इन आर्यों ने, इन वर्ण व्यवस्था में उन्होंने खुद के जो महिलाएं थे उनको भी यह अधिकार नहीं दिया। और यह अधिकार न देने के कारण आज हम बहुत ही गंभीर थी। जब हमारे महापुरुषों ने अपने अपने त्याग बलिदान, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो अपने 4 बच्चे खो दिए, फूले महाराज ने तो अपना घर संसार पूरा त्याग ही दिया था, यानी उनके पिताजी ने उनको निकाल दिया था, वो बाहर जाकर रहे और हमारे लिए पढ़ने का अधिकार दिया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो अपने 4 बच्चे खोए। अपनी पत्नी 33 वर्ष की उम्र में सावित्री आई का निधन हो जाता है, और उनका निधन होने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने बच्चों को खोने के बाद भी वह हार नहीं मानते और हमारे लिए, हमारे हक के लिए वह लड़ते हैं। जब हिंदू कोड बिल की बात आती है तो पोड़गी का अधिकार यानी भरण भत्ता, गुजारा भत्ता, यानी जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका पति उसको तलाक दे देता है, तो अब ये लड़की कैसे, किस तरीके से कमाएंगी, किस तरीके से खाएंगी, अपना पेट किस तरीके से भरेंगी, यह बहुत विचारपूर्ण बात थी। और उस बात को उन्होंने अमल में लाए। अमल में कैसे लाए? तो उन्होंने पोड़गी का अधिकार यानी भरण भत्ता जो हम खाते हैं, यानी जो भी लड़की को तलाक देता है आदमी, तो उस आदमी को उसको अपना जो कमाई में से कुछ पैसे उस औरत को देना अनिवार्य था। अब पिता के संपत्ति में सब पहले हमें कोई भी पिता के संपत्ति में हमें किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में ऐसा लिखा कि हमें अपने पिताजी के संपत्ति में बराबरी का, अगर मेरा भाई है तो मेरे भाई को भी उतना ही हक है उस घर में और मेरा भी उतना ही हक है। और यही बात नहीं है कि पिता के संपत्ति में, अगर मेरा पति भी है तो उसके भी संपत्ति में मेरा बराबरी का हक अधिकार है। संपत्ति में हमें अधिकार दिलाया तलाक लेने का अधिकार। अगर एक लड़के के साथ में यानी एक लड़का और लड़की की नहीं पटती तो यह जो है, पहले के ज़माने में तो हमको किसी भी हक अधिकार नहीं थे, लेकिन हमको आज वो अधिकार भी मिला, हम आज तलाक भी ले सकते हैं। अगर हमको किसी के साथ में हमारी नहीं पटती तो हम वह तलाक भी आसानी से हम ले सकते हैं।